बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्शन के अंदर के एंड पॉइंट का पता चलाना हो। एंड पॉइंट से मुराद के दो रेक्टेंट्स हैं, वो दोनों आप मिला रहे हैं कि 10 ml लिए और दूसरे को आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अब ये पता चलाना है कि किस वक्त रिएक्शन मुकम्मल होता है कि नीचे वाला रिएक्टेंट सारे का सारा कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम ऐसा केमिकल ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं कि जो कलर देता है। कोई कलर पहले उसका कलर कुछ और होता है और एंड पॉइंट पे पहुंच के कलर और शो कर लेता है, तो कलर चेंज शो कर देता है एंड पॉइंट के पास। तो या फिर पहले कलरलेस था अब कलर्ड आ गया, या पहले कलर्ड था और अब कलरलेस हो गया। तो इस तरह का यानी वो कलर चेंज जो है वो शो करता है। ऐसा केमिकल हम उस रिएक्शन के लिए इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं से हम जनरल पहले डेफिनेशन इंडिकेटर्स की बना लेते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जो यूज फॉर द विजुअल डिटेक्शन, ये नजर देख के हम अंदाजा लगा सके रिएक्शन के मुकम्मल होने का। ठीक होगा। और इसमें वो कलर भी हो सकता है जिसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। फ्लोरिसेंस लाइट का निकलना, चमक, वो भी हो सकती है। टर्बिडिटी, जैसे साबुन को पानी में हल करें तो एक टर्बिड सा सोल्यूशन बन जाता है ना, धुंधला सा, उसको टर्बिडिटी टर्बिड कहते हैं। तो वो उसी तरह का यूनिक सोल्यूशन बन जाना, टर्बिडिटी आ जाना, तो ये भी हमें रिएक्शन के मुकम्मल होने का या एंड पॉइंट का पता चलाते हैं। अब जैसे ये कलर जो है ये कलरीमेट्री में इस्तेमाल होता है, फ्लोरिसेंस फ्लोरीमेट्री में इस्तेमाल होती है, और टर्बिडिटी जो है वो टर्बिडीमेट्री, उसके अंदर ये तीन मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो इस तरह अपने एंड पॉइंट का पता चला रही होती हैं। तो हमारी डीलिंग जो यहाँ पे है उसमें हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर और एड्सॉर्प्शन या प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। अच्छा, ये पहले आपने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन कर लेनी, उसके बाद आपने टाइप्स बतानी है, तीन इसकी हैं, ये शॉर्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास है एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? इसमें फर्स्ट हम एसिड बेस इंडिकेटर की ही डेफिनेशन लिखते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस हैं, और ज्यादातर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं, ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, कि जो एसिडिक सोल्यूशन में और कलर देते हैं और बेसिक सोल्यूशन के अंदर और कलर देते हैं, यानी दोनों में मुख्तलिफ कलर देते हैं। जब पीएच सोल्यूशन की एसिडिक होती है तो इनका कलर कुछ और है, जब बेसिक होती है तो इनका कलर और कुछ और होता है। इस वजह से हम उनको एसिड बेस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक हमने एसिड लिया हुआ है या बेस ली हुई है और उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता एसिड डाल रहे हैं। अब बेस भी कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस है, तो एंड पॉइंट का कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम उसमें वो केमिकल ऐड कर देते हैं जो इंडिकेटर के तौर पे, इंडिकेट का लफ्ज़ ही मतलब शो करना, बताना। तो वो हमें बताता है कि हाँ जी ये रिएक्शन इस वक्त मुकम्मल हो गया, और वो कैसे बताएगा? अपने कलर को चेंज करके बताएगा कि ये रिएक्शन अब मुकम्मल है। अब in acid alkali titration, the equivalence point is detected by the use of acid base indicator. equivalence point से मुराद कि वो पॉइंट जिस वक्त एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए जितनी बेस चाहिए वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी अब एक्सेस में नहीं है। जितने जैसे 10 ml एसिड है तो उसके साथ 10 ml बेस रिएक्शन के लिए अगर चाहिए, तो जैसे ही 10 ml बेस पूरी होगी तो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो वो इस पॉइंट को कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट, और इक्वलेंस पॉइंट पे वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके हमें एंड पॉइंट का पता बता देते हैं। अच्छा, अब वो एसिड बेस इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास दो थ्योरीज हैं। पहली है ऑस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी है कुआर्नोइड थ्योरी। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट सवाल। ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहती है? किस वो डील करती है आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर को, यानी ये इंडिकेटर आयोनाइज हुआ, ये जैसे HIN एक एसिड इंडिकेटर ले रहा है और INOH ये एक बेस इंडिकेटर है। तो एसिड इंडिकेटर आयोनाइज हुआ तो H+ और IN माइनस दे दिए, बेस इंडिकेटर आयोनाइज हुआ तो OH माइनस और IN+ दे दिए। तो अब ये इस थ्योरी के मुताबिक ये HIN का कलर और है, IN माइनस का कलर और है, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलर और है और आयोनाइज्ड फॉर्म में कलर और है। इसी तरह INOH जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर और है,
और आईएन प्लस जो आयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर और है। तो दोनों फॉर्म के मुख्तलिफ कलर होने की वजह से ये इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। और ये एक एक पॉइंट ये, और दूसरा ये रिवर्सिबल इरेक्शन होता है। ये इसने सिंगल एरो दिया है, यहाँ डबल हेडेड एरो होना चाहिए। यानी इधर भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव कर रहा है एट द सेम टाइम, यानी ये रिवर्सिबल मैनर में इरेक्शन चल रहा होता है। बल्कि डबल हेडेड एरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक वक्त में तो एक तरफ ही जाएगा ना, यानी आयोनाइज हुआ ये। अब आप उसको एसिडिक मीडियम देंगे या बेसिक मीडियम देंगे तो उन दोनों में से वो एक तरफ मूव करेगा। एसिड मतलब जैसे पीएच एसिडिक करेंगे तो ये बैकवर्ड मूव कर जाएगा, और अगर आप इसको पीएच जो इसकी वो बेसिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। तो ये एरो भी ठीक है, एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और रिवर्सिबल भी हम शो कर देते हैं कि भाई अगर वहां से कंडीशन सूटेबल हुई तो ये वापस भी हो जाएगा। तो दोनों तरह काम चल सकता है, पर बेहतर यही है कि आप इसको रिवर्सिबल मैनर में ही शो कर लें, इसको भी और नीचे वाला जो है उसको भी रिवर्सिबल मैनर में शो किया जा सकता है। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं एसिड इंडिकेटर की। अब नीचे जो कैलकुलेशन आपने लिखनी है ओस्टवाल्ड थ्योरी के अंदर, तो आपने लिखना है कि ये एसिड मेरे पास है जो आयनाइज हुआ H प्लस और आईएन माइनस में गया। लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के इंडिकेटर, तो वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाती है। यहाँ से हम H प्लस एक तरफ कर लें तो बाकी ये सारी टर्म्स एक तरफ चली जाती हैं। और फिर हम चूंकि पीएच के लिए फार्मूला लेना चाह रहे हैं तो लॉग दोनों तरफ ले लें। लॉग में हम के इंडिकेटर को अलग कर लेते हैं, और एच आई एन और आई एन माइनस जो है ना, इन दोनों को लॉग के साथ इकट्ठा ही रखते हैं। फिर -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि नेगेटिव लॉग ऑफ एच वन प्लस बन जाए जो पीएच के बराबर है। नेगेटिव लॉग ऑफ के इंडिकेटर पी के इंडिकेटर हो जाएगा, और नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन एच आई एन ओवर आई एन माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस है, अगर हम इसको उल्टा दें रिवर्स कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी नीचे वाली टर्म आई एन माइनस ऊपर और एच आई एन जो है वो नीचे हो जाएगी। तो ये रिवर्स होके पहले आयोनाइज्ड फॉर्म नीचे थी और अनआयोनाइज्ड ऊपर थी, अब आयोनाइज्ड ऊपर होगी और अनआयोनाइज्ड नीचे होगी। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 H प्लस की ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 पीएच की, और 2 और 3 दो हमने रखी हैं जो कि आगे इस्तेमाल होंगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। एसिड इंडिकेटर का जो आयोनाइज हो रहा है, ये जो आयोनाइज की फॉर्म है, इस पे पीएच का क्या इफेक्ट है, या एसिड का या बेस का क्या इफेक्ट है। तो इक्वेशन 1 से हम देखें तो ये H प्लस इसके बराबर था, ठीक हो गया, जिसमें ये ऊपर अनआयोनाइज्ड है नीचे आयोनाइज्ड है, ऊपर अनआयोनाइज्ड नीचे आयोनाइज्ड फॉर्म है। और इक्वेशन जो 3 है उसके मुताबिक देखें पीएच, तो वो आपके पास ऊपर आयोनाइज्ड है और नीचे अनआयोनाइज्ड, ये सिर्फ नाम चेंज किए, इक्वेशन है वही लिखी। अब वो कहते हैं अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दें, एसिड का मतलब लो पीएच कर दें, ठीक हो। तो जब आप H प्लस आयन ऐड करेंगे इसी इंडिकेटर के अंदर, यहाँ पे H प्लस आयन ऐड करेंगे तो H प्लस आयन यहाँ पहले से मौजूद है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वाला जो वीक इंडिकेटर है ये वापस होना शुरू हो जाएगा, यानी एच आई एन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, आई एन माइनस की कम हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसी का ही कलर फिर शो हो रहा होगा। तो हम फिर लिखते हैं कि जब H प्लस आयन जब पीएच आप लो करेंगे तो इसका मतलब H प्लस आयन ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एसिड इंडिकेटर विल बी सप्रेस्ड, वो कम हो जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, और अनआयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा हो जाएगी। इस यही चीज इक्वेशन नंबर 4 और 5 से भी आपको पता चल जाती है। इक्वेशन नंबर 4 बता रही है, ये 4 और 5, इक्वेशन नंबर 4 बता रही है कि H प्लस आयन अनआयनाइज्ड के डायरेक्टली जितने H प्लस आयन ज्यादा करेंगे आयन अनआयनाइज्ड फॉर्म उतनी ज्यादा होगी, जो यहाँ हमने बात की हाई हुए हैं तो अनआयनाइज्ड फॉर्म भी ज्यादा हो गई है। और इक्वेशन 5 कह रही है कि पीएच और अनआयनाइज्ड फॉर्म एक दूसरे के इनवर्स हैं, जितनी पीएच लो होगी अनआयनाइज्ड फॉर्म उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी यही था, जब H प्लस आयन ज्यादा है तो इसका मतलब पीएच लो है, लो पीएच हुई तो अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा होगी, और उसके पीएच के वो इनवर्सली रिलेटेड थी। इसी तरह हम बेसिक पीएच सोल्यूशन अगर आप ऐड करते हैं, यानी बेस ऐड कर देते हैं या पीएच आप उसकी हाई बना देते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या H प्लस आयन की कम हो जाएगी, ठीक होगा। तो अब उसी इक्वेशन के मुताबिक देखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो H प्लस आयन के साथ आके रिएक्शन करते जाते हैं,
तो ये H प्लस आयन यहाँ से निकलते जा रहे हैं वाटर बना के ना, इसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर ये आयोनाइज अनआयोनाइज फॉर्म इधर मूव करती है और आयोनाइज ज्यादा हो जाती है, तो आयोनाइज फॉर्म आपकी हाई हो जाएगी, अनआयोनाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ भी ये लिखा है कि OH माइनस आयन ज्यादा होंगे तो H प्लस आयन, या दूसरे लफ्जों में H प्लस आयन कम हो गए, यानी pH हाई होगी। तो अब एसिड की आयनाइजेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि OH माइनस आयन H प्लस सिलेक्शन करके वाटर बनाते जा रहे हैं और आयोनाइज्ड फॉर्म आपकी डोमिनेट कर जाएगी। और इस इक्वेशन के मुताबिक भी यही है कि जब H प्लस आयन कम होंगे तो आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होगी, यानी इसके इनवर्स है। और पीएच के ये डायरेक्ट है कि जो पीएच ज्यादा होगी तो आयोनाइज्ड फॉर्म भी ज्यादा होगी, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड लिखा हुआ है और पीएच के वो डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। उसके बाद है रेंज फॉर कलर चेंज, ये आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है। उसमें आप लिखना है कि ह्यूमन आई जब दो फॉर्म में फर्क कर दो हो, फॉर्म दोनों कलर्ड हो, तो तभी फर्क कर सकती है जब एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो और दूसरे की कंसंट्रेशन कम हो। एक की डोमिनेंट हो दूसरे की कम हो तो फिर हम उसको कलर चेंज को नोट कर सकते हैं। कहता फर्ज करें अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज 10 टाइम्स मोर देन आयोनाइज्ड फॉर्म। फर्ज करेंगे अनआयोनाइज्ड ऊपर वाली फॉर्म नीचे वाले से 10 गुना ज्यादा है, ठीक है, इज रेशियो की 10 के बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास जो थी ये वाली, जिसमें अनआयोनाइज्ड ऊपर है और आयोनाइज्ड नीचे, इसकी जगह 10 ना पुट कर देंगे। तो 10 पुट करेंगे तो log 10 तो 1 हो जाता है, तो ये P के इंडिकेटर -1 आ जाएगा। ठीक होगा। फिर दूसरी केस ये कि आयोनाइज्ड फॉर्म 10 टाइम्स ज्यादा होगी तो फिर आई एन माइनस ओवर एच आई एन वो 10 के बराबर आ गया। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर जो ये 3 है इसको यूज कर लें, जो बिल्कुल यही सेम शक्ल है, इसकी जगह 10 पुट कर दें तो आपके पास प्लस log 10 +1 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो कलर चेंज इंटरवल है, यानी इंडिकेटर जो आप इंडिकेटर ने कलर बदलना है ना, एक कलर से दूसरे कलर में जाना है, तो वो क्या होगा, वो pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर +-1 है, यानी उस इंडिकेटर की जो भी पी के इंडिकेटर उसकी वैल्यू है उस वैल्यू में +1 कर लें या -1 कर लें, तो जो आंसर आता है ये एक रेंज बन जाएगी। अब इस रेंज में के अंदर अंदर उसने कलर को बदलना होता है कि अपने पी के इंडिकेटर -1 एक पीछे से वो कलर बदलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता कलर बदलता जाता है। और अगली, जैसे हमने मिसाल दी थी फिनोल्फथालीन की कि उसकी रेंज है 8.3 से 10, ठीक है, तो अब 8.3 पे वो कलर बदलना शुरू करता है, ठीक है, और 10 तक वो कलर आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहता है और 10 के आगे वो पिंक है। 8.3 से पहले वो कलरलेस है और 10 से आगे वो पिंक कलर शो कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये 8.3 से 10 तक उसकी एक रेंज है जिसके अंदर उसने कलर को चेंज करना होता है। तो हमारे लिए बेहतर इंडिकेटर वही होता है, बेहतर इंडिकेटर वही होता है कि जो इक्वलेंस पॉइंट के ऊपर अपना कलर चेंज कर चुका हो, ताकि वो हमें आसानी से कलर चेंज के बारे में और एक्शन के एंड पॉइंट के बारे में बता सके। अगर वो इक्वलेंस पॉइंट आता ही इस तरह है कि वो उस इंडिकेटर की कलर चेंज की रेंज है उसके अंदर ही इक्वलेंस पॉइंट आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए ये वाला जो इंडिकेटर है वो अच्छा इंडिकेटर साबित नहीं होगा। आपके लिए अच्छा इंडिकेटर वही साबित होगा जिसकी जो पीएच रेंज है, इंटरवल है जिसके अंदर उसने कलर चेंज करना है, वो उस रिएक्शन के इक्वलेंस पॉइंट से मैच ना करता, उससे हटके। अच्छा, ये बात हमने की है जी एसिड इंडिकेटर के हवाले से। सेम यही काम हम बेसिक इंडिकेटर के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि वो आई एन ओ एच बेस इंडिकेटर आयनाइज हो तो आई एन प्लस और ओ एच माइनस। उसी तरह अब ये डायरेक्ट ही मैंने लिखा है क्योंकि पीछे हमने एसिड का सॉल्व कर लिया, तो आप दोबारा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। पेपर में आप लिखते हैं तो ऐसे ही एज सच इसको जो है ना वो सिमिलरली का वर्ड यूज करके डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दें कि बेस ओ एच माइनस साइन इसके बराबर आएंगे। जब पीओएच निकालेंगे तो माइनस लॉग और प्लस लॉग के साथ ये फॉर्म्स, इसे इक्वेशन 6, 7, 8 कह लें। और फिर इसी तरह इसमें भी आप एसिड का इफेक्ट और बेस का इफेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ये अब एसिड वाला जो पिछला हमने एसिड इंडिकेटर के ऊपर जो इफेक्ट डिस्कस किया ये उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इस तरह होगा कि जब आप पीएच लो करेंगे यानी H प्लस आयन ज्यादा कर देंगे तो ये H प्लस आयन जाके यहाँ पे बेस इंडिकेटर के OH माइनस से रिएक्शन करके वाटर बनाते रहेंगे, तो इस ये फिर इधर से और लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, यानी आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगी। आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा हो जाएगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म की निस्बत से, तो ionization of basic indicator will be increased
और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इक्वेशन 9 OH माइनस जो है वो जब इसकी फॉर्म कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा होगी, और जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर आयोनाइज्ड फॉर्म कम होगी। ठीक है, OH माइनस आएंगे। अब यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि OH माइनस इनवर्सली रिलेटेड टू आयोनाइज्ड फॉर्म। आपने यहाँ क्या किया है, H प्लस आयन ज्यादा देने का मतलब OH माइनस आयन आपने कम कर दिया ना, तो जब OH माइनस आयन कम होंगे तो फिर आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा हो जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड हो गया। ठीक हो, इसी तरह POH जो कि आयनाइज्ड फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब आप H प्लस आयन हाई करते हैं तो फिर आपकी पीएच कम हो जाती है। पीएच कम होने का मतलब पीओएच बढ़ गई। पीएच आपको पता है पीओएच के उल्ट होती है ना, तो पीएच कम होने का मतलब पीओएच आपकी वो इंक्रीज होगी, तो पीओएच ज्यादा हुई है तो फिर आयोनाइज्ड फॉर्म भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा है कि पीओएच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आयोनाइज्ड फॉर्म एंड दस पीएच विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू आयोनाइज्ड फॉर्म। पीओएच डायरेक्टली है तो पीएच उसके उल्ट होगी, और यहाँ पीएच की हम बात करेंगे जब पीएच लो है तो फिर आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह हम बेसिक सोल्यूशन यानी हाई पीएच आप उसमें डालते हैं, OH माइनस आयन ऐड करेंगे, हाई करेंगे तो इसी इक्वेशन के मुताबिक भी ये OH माइनस आयन ज्यादा है तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होगी। और इस इक्वेशन को देखेंगे जब OH माइनस आयन ज्यादा होंगे तो कॉमन आयन की वजह से ये वापस हो जाएगा, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म इसकी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यही इसने यहाँ पे लिखा है कि जब आप OH ज्यादा करेंगे तो फिर कॉमन आयन की वजह से वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म डोमिनेट कर जाएगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है अनआयोनाइज्ड फॉर्म के। और पीओएच आपकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म के इनवर्सली रिलेटेड है। और सर पर जब आपके OH माइनस आयन हाई हो जाएंगे तो पीएच हाई हो जाती है लेकिन पीओएच कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस हाई होने का मतलब ये कि पीओएच कम हो गई है, और पीओएच कम हुई तो फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होगी, कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गई, और रेंज फॉर कलर चेंज इसकी भी निकालेंगे तो बिल्कुल उसी तरह पीओएच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस माइनस 1 के फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, पी के इंडिकेटर वाली पॉइंट, ये जो प्लस माइनस वाला फार्मूला है एसिड इंडिकेटर वाला, जैसे फिर इसी तरह बेस की बात कर लें, और लास्ट में आपने अपनी बुक में नोट्स पे यही सारी चीजें जो है ना, इसमें कई स्टेप्स मिस किए थे तो इसलिए वो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिए उधर, और इनके ये जो पैराग्राफ इसके भी मैंने पॉइंट्स बता दिए, इसलिए सिर्फ एसिड इंडिकेटर के हवाले से बताया मैंने, उसको बेस इंडिकेटर के हवाले से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें ये वाला फार्मूला जो है आपका है पीएच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग आई एन माइनस ओवर एच आई एन वाला फार्मूला था, तो इसमें कुछ करेक्शन भी हैं। ये वाला फार्मूला तो आपका ठीक है, ये वाला 3.21, जो 3.22 वाला फार्मूला आपका यहाँ पे गड़बड़ है, ये पी ओ एच की जगह ओ एच माइनस होना चाहिए, जैसे ये था ना एच प्लस और फिर ये के इंडिकेटर और साथ लिखा हुआ है, इसी तरह ये भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पी ओ एच की बजाय ओ एच माइनस होना चाहिए। और अगर ये पी ओ एच लिखते हैं तो फिर इन्हें पी के इंडिकेटर बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है प्लस लॉग ऑफ आई एन प्लस ओवर आई एन ओ एच लिखना चाहिए, वो अभी आपने जैसे देखा उसमें हमने इसका करेक्ट फार्मूला भी लिखा, ड्राइव भी किया। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आपने ये वाला फार्मूला हमने प्लस माइनस में ये पावर में ले गया, यहाँ भी इसको नीचे ले आएंगे -1। ठीक हो गई, ये ठीक लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास ये आई एन माइनस माइनस लिखा हुआ है, जो मिस प्रिंट की वजह से थोड़ा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक हो गई, और उसके बाद लास्ट में आपने वो इसने ये इस पैराग्राफ में इंटरवल की बात की है, जो उसकी कलर चेंज के हवाले से, तो वो हमने बात किया, अब उसके हवाले से 2-3 लाइनें इसकी मेंशन कर दें तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। दूसरी थ्योरी हमारी थी कोनॉइड थ्योरी की। कोनॉइड का मतलब ये कि ये कोनॉइड नोनॉइड स्ट्रक्चर है ना, ये स्पेलिंग थोड़े से यहाँ मिस्टेक है, तो ये स्पेलिंग ऊपर जो हेडिंग में है वो ठीक लिखे हैं, कोनॉइड थ्योरी जो। तो कोनॉइड स्ट्रक्चर ये होता है ना कि ये बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड आमने सामने, और इसी तरह 2 डबल बॉन्ड एक कार्बन पे बाहर की तरफ है, दो एक डबल बॉन्ड दूसरी तरफ जो है वो बाहर की तरफ है। तो यानी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कुआ नोनॉइड कहते हैं। असल में ये निकला था कुआ नोनोन से है ना, कोनोन होती है ना हमारे पास, कीटोन होती है, अगर यहीं पे ऑक्सीजन हो जाए और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन हो जाए तो उसका नाम है कोनोन, तो वहीं से ये स्ट्रक्चर बना, तो मिलता जुलता है, इसलिए उसको
कोरोनॉइड स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें आपने बताना है कि जी कोरोनॉइड थ्योरी के मुताबिक जब ये वाला स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड में बनता है तो ये कलर्ड होता है, इसका कोई ना कोई कलर होता है। जब ये स्ट्रक्चर नहीं बना होता तो वो चीज कलर शो नहीं करती, या तो कलरलेस होगी या कोई उसका अपना और जो कलर होगा किसी और वजह से, तो वो कलर वो शो कर रहा होगा। लेकिन जब ये बन जाएगा तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें इसने दो दो एग्जांपल्स हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर में, एक फिनोल्फथालीन है और एक मिथाइल ऑरेंज है। फिनोल्फथालीन आपको पता है एसिड वीक एसिड इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज आपकी वीक बेस इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हम जो पहले फिनाफ्थलीन की बात कर लेते हैं, जो एक वीक एसिड इंडिकेटर है। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स में आपके ठीक है, बस यहाँ पे हम ना कलर्स जरूर में बस 1 के साथ कलरलेस लिख लें, 2 के साथ आप पिंक कलर शो कर लें, 3 के साथ भी पिंक कलर शो कर लें, और चौथे के 4 स्ट्रक्चर के साथ कलरलेस शो कर लें। ये स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़े से स्ट्रक्चर्स के हवाले से। ये आपके पास स्ट्रक्चर था, इस तरह आपने इसको ड्रा कर लेना है। क्योंकि उसने सिर्फ बेस की बात की, एसिड की भी बात नहीं की, तो यहाँ मैंने एरोज ऐड कर दिए हैं। तो इसी को सामने रखते हुए आप जो है ना उसमें अपना अपनी जो नोट्स हैं उसके ऊपर चेंज कर लीजिएगा। कि पहला फिनाल्थलीन कलरलेस था, जब आपने इसमें बेस डाला तो बेस ने आके ये जो फिनाल्थलीन में जो फिनोल है ना, फिनोल में आपको पता है उसका एसिडिक इन नेचर होता है ना, वीक एसिड होता है। तो प्रोटॉन यहाँ से ये बेस आसानी से रिमूव कर लेती है, तो O माइनस बन जाता है, फिन ऑक्साइड आयन बन जाता है। ठीक हो। फिर ये माइनस चार्ज जो है आयन जो है वो रेजोनेट करता है रिंग की तरफ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, उससे अगला डबल बॉन्ड आगे कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो साथ ही टूट के यहाँ O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसका शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगा। ये रेड कलर से शो किया, ये कोनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से इसका कलर पिंक आ रहा है। ये दूसरी फॉर्म आपके पास बुक में उसने ये डायरेक्ट ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, पहला और दूसरा। तो मैं ये नंबरिंग वही की है दूसरे वाली, दरमियान में वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है ये मैंने यहाँ ड्रा कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पिंक बन गया, फिर उसमें बेस ऐड की, तो वो दूसरा जो प्रोटॉन था दूसरे फिनोल वाला वो भी उसने टेक कर लिया, तो फिनोक्साइड बन गया। अब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, जब ये वाला फिनोक्साइड वापस रेजोनेट करके आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड फिर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ डबल फिर आगे डबल, और O के ऊपर माइनस चार, तो ये शक्ल बन जाएगी। यानी एक दफा इन दोनों में से एक वक्त में एक ही कोरोनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा सिंपल फॉर्म में ही रह सकता है। तो ये आपका पिंक कलर, ये भी उसका पीछे भी पिंक था, ये भी पिंक है, जो थर्ड स्ट्रक्चर के आप नाम दे रहे हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक्सेस में बेस ऐड कर देते हैं, ज्यादा बेस और ऐड कर दें एक्सेस में, तो OH माइनस आयन आके ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, ये जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसके ऊपर आके अटैक करेगा, तो इस तरह अटैच हो जाता है उसके साथ आके। ठीक होगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये सारे डबल बॉन्ड जैसे ये वापस हुआ पड़ा है, जब उसने OH ने आके अटैक करना है तो ये इसी तरह वापस होके O माइनस में चला जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर O माइनस की फॉर्म में, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में हो जाएंगे, और OH आपका साथ इस तरह अटैच हुआ पड़ा होगा, और ये साथ अब कार्बोक्सिलेट आयन भी वैसे ही मौजूद है। तो अब ये वाला, अच्छा तो उसका पिंक कलर तो था ना, उसको एनोनाइड टाइप जो स्ट्रक्चर था उसकी वजह से, तो वो तो अब इसमें नहीं है, इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर आपका कलरलेस दोबारा हो जाएगा, चौथा जो स्ट्रक्चर है। ठीक हो। हाँ, अगर इसमें आप एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड प्रोटॉन ऐड किया तो ये प्रोटॉन आके इस OH जो है उसको प्रोटोनेट कर देता है, या इस O माइनस के साथ भी आके एक H जुड़ जाएगा, पहले इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर वो वाला उसको भी प्रोटोनेट कर देता है, या वो वाला लोन पेयर के तौर पे बिहेव करते हुए OH का, ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि पहले इसने इसको प्रोटोनेट करना है, ये O माइनस के साथ H आएगा, O माइनस के साथ H, यानी तीन जो O माइनस है, तीनों के साथ एक एक H आके जुड़ेगा, और फिर साथ ही ये OH जो है इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनल के ऊपर अटैक कर देगा। उसके अटैक की वजह से वो दोबारा 5 मेंबर्ड रिंग जो था शुरू वाला, ये वाला इस तरह का जनरेट हो जाएगा, और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक हो गए। तो इस तरह हमारे पास दोबारा यानी वो स्ट्रक्चर ये आपका फिनॉल्फथालीन वाला जनरेट हो जाता है, अगर आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें, एसिड ऐड कर दें, तो यहाँ से भी आप वापस हो सकते हैं इस। ठीक है। और इसी तरह यहाँ आप इसमें इस स्टेज पे अगर आप है इसमें एसिड ऐड कर दें, तभी आप 3 से 2 पे वापस हो सकते हैं, और अगर आप 2 पे खड़े हुए हैं और H प्लस ऐड कर दें तो भी आप 1 की तरफ वापस हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक इसका यानी आपका
रिवर्सिबल मैनर में ये चलता है। तो बेस डालें तो आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, एसर डालें तो आप वापस आ जाते हैं। ये हमने बात की है फिनोल्फथालीन के वाले से। दूसरा स्ट्रक्चर आपकी बुक पे दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज वाला, दूसरी एग्जांपल है ये भी, बेस इंडिकेटर वाली जो। अब इसमें OH माइनस तो नहीं है स्ट्रक्चर में ना, जो हम कहें कि वो बेस है उसकी वजह से, लेकिन इसमें बेस इसलिए कि इसकी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वगैरह है ना, तो लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन टेक कर सकता है। तो जैसे यहाँ इसने शो किया हुआ है H+ इसने टेक किया है, प्रोटॉन टेक किया है, तो ये टेक करके नीचे इस फॉर्म में मूव कर गया। और जब आप उससे बेस ऐड करेंगे तो प्रोटॉन उससे वापस ले लिया जाएगा, तो वो पुरानी शक्ल में वापस आ जाता है। चूंकि ये प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत रखता है, इस वजह से इसको हम बेस का नाम दे रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये बने हुए बुक पे, ये ठीक बने हुए हैं। उसको मैंने बस इसमें ये चेंज कर लें, इसने यहाँ एरो ना सिंगल हेड के साथ, इसको डबल हेड वाला एरो कर लें कि एसिड ऐड करूंगा तो नीचे और बेस ऐड करूंगा तो ऊपर। तो एरो की शक्ल जो है वो डबल हेड वाली होनी चाहिए, जैसे यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है डबल हेड वाला एरो, जो मुकम्मल एरो जो होता है उस तरह होना चाहिए। तो ये आपके पास था जी मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट फॉर्म उसकी, जो येलो कलर में होती है। जब ये लोन पेयर इधर आके रेजोनेट करता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर गया ये इधर, और ये डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, और वो माइनस इस H+ को ले लेगा, तो ये वाली शक्ल बन जाती है। इसमें भी ये कोनॉइड तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसका कलर इस वक्त हमारे पास रेड आता है। अगर इसमें आप बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस आके यहाँ से H+ को टेक कर लेंगे, H+ जब टेक करेंगे तो ये वापस मूव कर जाएगा। यानी यहाँ से आपका इसको मैं आपको शो कर देता हूँ इसमें ना, ये जब वो प्रोटॉन टेक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ मूव कर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर जिसका चला था उसके वापस पीछे उसके पास लोन पेयर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये पुरानी शक्ल जो है वही वाली बन जाती, ठीक हो गई। तो ये फॉर्म इसकी मिसाल रहे, तो दोनों एग्जांपल्स आपने देनी है जब ये एसिड बेस इंडिकेटर वाला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो, ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स इंडिकेटर, नेक्स्ट फॉर्मिंग। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो वो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ध्यान में रखें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ आपको पीएच बता सकता है। यानी हर पीएच के ऊपर, ये होते क्या है, ये 3-4 इंडिकेटर्स का मिक्सचर ही होते हैं, तो वो हर हर पीएच के ऊपर मुख्तलिफ कलर दे रहे थे। यानी ये रिएक्शन का एंड पॉइंट बताने के लिए हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको किसी सोल्यूशन की पीएच बतानी होगा, पीएच उसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सी पीएच है, कितनी वो स्ट्रेंथ वाला एसिड है या कितनी स्ट्रेंथ वाली वो बेस है, तो उसके लिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं। ये किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का एंड पॉइंट बताने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता यूनिवर्सल। ये डिफरेंस भी आपने ध्यान में रखना है। ये जो हम एसिड बेस इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं टाइटेशन वगैरह में, यानी फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज, इसमें और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या फर्क है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ पीएच बताता है, इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, किसी रिएक्शन का एंड पॉइंट बताने की सलाहियत नहीं रखता। और वो जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सिंगल प्योर कंपाउंड होता है, तो वो कलर चेंज करके हमें एंड पॉइंट बता रहा होता है। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तो मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ उसने कहा मिथाइल रेड, मिथाइल ब्रोमो, मिथाइल ब्लू और फिनोल्फथालीन, चार उसने इंडिकेटर्स को इकट्ठा किया और एक मिक्सर बनाया जो मुख्तलिफ पीएच के ऊपर मुख्तलिफ कलर शो करके हमें एंड पॉइंट के बारे में पता बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर हम जैसे नाम से ही जाहिर है, रिएक्शन जो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के का अंदाजा लगाने के लिए, उसके एंड पॉइंट का अंदाजा लगाने के लिए हम जो इंडिकेटर जो केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसको हम रिडॉक्स इंडिकेटर का नाम देते हैं। तो पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है, रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इसी को मैंने थोड़ा सा ये समराइज किया है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और रिड्यूस्ड फॉर्म में मुख्तलिफ कलर शो करते हैं, जिससे हमें उनका अंदाजा हो जाता है रिएक्शन का एंड पॉइंट का। इसके अलावा कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि वो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या रिड्यूस्ड फॉर्म में कौन सी फॉर्म ज्यादा अमाउंट में है। जो ज्यादा अमाउंट में होगी उसी का कलर हमें ज्यादा नजर आएगा। जैसे ये INN+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है,
और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो ये रिडक्शन होकर ये वाली शक्ल आती है, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो फिर ये बना दी, एक जर्नल लिखा है, एन से मुराद एन इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, जो भी वो इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, तो एक जर्नल फॉर्म लिखी हुई है। दूसरा हम कहते हैं, एक शर्त तो ये होगी, बात ये होगी कि इंडिकेटर ये काम कैसे करते हैं। दूसरा ये बात कि स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल जो इंडिकेटर का है, ये मैच होना चाहिए किसके साथ, इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, कि जिस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आप इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो उसकी पोटेंशियल की चेंज की रेंज है, उसके अंदर आना चाहिए इसके इंडिकेटर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, या उससे मैच होना चाहिए। ठीक हो, इक्विवेलेंस पॉइंट से मैच हो जाए, या मैच नहीं होता तो वो जो रेंज है उस रेंज के अंदर आना चाहिए, ताकि हमें कलर चेंज का वो अंदाजा एंड पॉइंट के पास वो कलर चेंज कर सके। तो जब कलर चेंज करेगा तो हमें एंड पॉइंट का भी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल जो इंडिकेटर का वो निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम ये नस्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद होगा, ये इक्वेशन हमने पीछे भी बात की थी, ग्लास इलेक्ट्रोड जब हमने पढ़ा था उसके अंदर भी यही वाली इक्वेशन की इस्तेमाल हुई थी, इसी तरह की शक्ल की थी। बस उसमें ये आपका लॉग के अंदर जो चीजें हैं वहां पे हमने चूंकि प्रोटॉन की बात की थी, हाइड्रोजन की, तो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन या पीएच वगैरह को हमने वहां रखा था। तो यहाँ पे अब चूंकि इंडिकेटर के वाले से बात है तो उसकी ये वाली फॉर्म हम इस शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ ई से मुराद क्या है, पोटेंशियल डेवलप्ड इन रिडॉक्स सिस्टम, और ई नॉट से मुराद क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर कपल। जो इंडिकेटर ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड फॉर्म है इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो ई नॉट है, और जिस सिस्टम में आपने इसको ऐड किया है वहां पे मौजूद होने के बाद इसका जो पोटेंशियल बनता है वो ई हो गया, और ये जो इसका पोटेंशियल डेवलप होता है ये वहां मैच होना चाहिए आपकी जो रिएक्शन है उसके सिस्टम के साथ। ठीक हो गई। उसके बाद अब ये जो मैंने बातें लिखी ये आपकी बुक पे, ये पहले पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स दो तीन उसने लिखे हुए हैं। और दूसरी उसने जो एग्जांपल दी है वो ये भी दी है कि इस ये आगे ना आयरन की उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर वो मैच ना हो, पोटेंशियल मैच ना हो, तो फिर हम उसको मैनिपुलेट करके यानी रीजन्स को थोड़ा सा चेंज करके तो हम इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल देने से पहले आपने हेडिंग देनी है इसी तरह, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर्स डिपेंडिंग अपॉन एक्शन। उसमें हमने लिखना दो है, एक है मेटल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, कि ये वो इंडिकेटर है जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल, यानी ये खुद इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही, लेकिन ये जो मेटल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जो मेटल जा रही है उस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जब ये किसी ऑक्सीडाइज फॉर्म से जुड़ते हैं तो और कलर देते हैं, रिड्यूस फॉर्म से जुड़ते हैं तो और कलर देते हैं। इस तरह एंड पॉइंट का हमें पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे फिनेंथ्रोलीन है, ये जो स्ट्रक्चर आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है ये फिनेंथ्रोलीन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आयरन के साथ अटैच है। ये एग्जांपल उसने दी है कि इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है जब आप फेरस से फेरिक में ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं बाई सिरिक सल्फेट। फार्मूला तो उसका ये है Ce2SO4, और उसकी 4, क्योंकि सीरियम की वैलेंसी +4 है और सल्फेट की -2 है, लेकिन इसको रेशो निकाले ना तो 2:4 को सिंपल करें तो 1:2 रेशो बनती है, तो इसको इस तरह भी लिख लेते हैं। तो ये जो सिरिक सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का एंड पॉइंट हम जब पता चलाते हैं तो उसमें फिनेंथ्रोलीन ऐड की होती। फिनेंथ्रोलीन पहले फेरस के साथ जाके जुड़ जाती है और रेड कलर देती है, और जब सारे का सारा फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर यही फिनेंथ्रोलीन फेरिक के साथ जुड़ जाती है, तो वहां वो ब्लू कलर दे रही होती है। ठीक हो गया, तो अब ये रेड से ब्लू कलर में चेंज होने से हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। ये इसने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है कि एक आयरन एक वक्त में 6 जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं। तो ये एक एक फिनेंथ्रोलीन 2 बना रही है, तो यहाँ 3 पावर उसकी इसलिए लिखी कि इस तरह के 3 इस आयरन के साथ जुड़े हुए हैं, तो टोटल इस तरह के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 6 बने हुए हैं। तो ये ओवरऑल उसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक टाइप हो गई। दूसरी टाइप कौन सी थी, ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम, यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है, और अपने कलर को चेंज करके वो शो करके एंड पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप डाइफेनाइल अमीन की देंगे, और डाइफेनाइल अमीन के नीचे आपने मेंशन करना है कि ये यूज होती है आयर फेरस से फेरिक जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ
फास्फोरिक एसिड एंड फ्लोराइड। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने, ये आपकी बुक पे जो दो तीन बातें मेंशन है ये आपने लिखनी है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक पॉइंट ये आपने मेंशन करना है कि जनाब ये जो मेरा इंडिकेटर है इसका कलर चेंज है, कलरलेस से वायलेट की तरफ ये मूव कर गया ना, इसका कलर, ये स्ट्रक्चर जैसे ड्रा हुआ ये बना दें। ठीक हो गया। और वैसे मैंने इसको यहाँ पे भी ड्रा किया है दोबारा कि ये इसी अंदाज में आपकी डाइफेनाइलमीन ये कलरलेस है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। जब ये आगे कन्वर्ट होती है दो H प्लस और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो ये इंटरमीडिएट बना, ये डाइफेनाइल बेंजीडीन ग्रीन कलर का हो गया। और फिर जब इसमें से फिर प्रोटॉन निकलते हैं ये दोनों, और इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करके डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाते हैं और ये वाली शक्ल बन जाती है। ये भी डाइफेनाइल बेंजीडीन ही है जो वायलेट कलर की है और इसको हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का नाम देते हैं। तो ये फाइनल शक्ल होती है जब डाइफेनाइल अमीन कलरलेस से वायलेट की शक्ल में मूव कर जाती है। तो वायलेट कलर का आना हमें एंड पॉइंट के बारे में बता देता है। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ये वाला पॉइंट कि सर इसका डाइफेनॉलमीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.75, और ये जो फेरस है फेरिक और डाइक्रोमेट से क्रोमियम जो बन रहा है इसका जो पोटेंशियल की रेंज है वो है 0.78 और 1.2 है। ठीक है, तो चूंकि हमारे इंडिकेटर का पोटेंशियल इस 0.78 से पहले आ गया तो ये वाला इसके लिए बेस्ट जो है वो इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर, जो यानी इसने वर्ड लिखा कि आप जो है डाइफेनॉलमीन को ही अगर यूज करना है तो फिर आप उसको मैनिपुलेट कर दें, मैनिपुलेटिंग द रिएक्शन। रिएक्शन को मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं कि हम, कि वुड नॉट, ये सूटेबल नहीं था ना, तो हमने क्या किया कि उसमें फास्फोरिक एसिड या फ्लोराइड ऐड कर दिया। ये क्या करते हैं, ये फेरिक आयन के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना के उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से फेरस और फेरिक पेयर जो है उसका जो वो पोटेंशियल की जो वैल्यू थी जो पहले थी 0.78, वो अब कम होके 0.5 होगी। तो 0.5 से अब वो 1.2 वाला सिस्टम बन गया। तो आप आपके जो रेडॉक्स इंडिकेटर था उसकी वैल्यू थी 0.75, तो 0.75 जो कि 0.5 से ऊपर है तो रेंज के अंदर आ गए, तो अब इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब एंड पॉइंट आएगा तो ये कलर चेंज करके हमें बता देगा। कलर चेंज करके बताता कैसे, उसके आप इस तरह समझें कि जैसे यहाँ पे ये था ना ये वाला, कि इसने फेरस के साथ कलर बनाया, जब फेरस सारा फेरिक में बदल गया तो इसी ने फेरिक के साथ बना लिया और अपना कलर बदल के हमें बता दिया कि भाई फेरस अब खत्म हो गया और फेरिक बन चुका है, लिहाजा रिएक्शन मुकम्मल हो गया। इसमें क्या होता है कि आपका जो जो डाइक्रोमेट आयन आप ऐड करते जा रहे हैं वो फेरस के साथ रिएक्शन करता जाता है और फेरिक में कन्वर्ट करता रहता है। जब सारा फेरस फेरिक में बदल जाता है तो फिर जो एक्सेस में आप पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा वो अब डाइफिनाइल अमीन के साथ रिएक्शन करता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा लेता है। ठीक है, और इसे इस फॉर्म में बदल देता है। तो पहले वो कलरलेस था, ठीक है, अब वो जब इस फॉर्म में बदलता है तो वायलेट कलर आ जाता है। तो इसका वायलेट कलर आते ही हमें बता देगा कि हाँ जी रिएक्शन मुकम्मल हो गया, अब आप ऊपर से और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऐड ना करें। ठीक हो गई। तो ये इसकी बात होगी। उसके बाद आपने दूसरी टाइप लिखनी है रिडॉक्स इंडिकेटर डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल। उसमें हम दो लिखते हैं, एक तो ये लो पोटेंशियल वाली 0.3 से 0.5 जो बायोलॉजिकल वर्क, बायोलॉजिकल रिएक्शन वगैरह उधर इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा इंडिकेटर जिनकी पोटेंशियल वैल्यू हाईली पॉजिटिव है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन वगैरह जो रिएक्शन हम यूज करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए उसके अंदर उसको यूज किया जाता है। ठीक हो गई। और ये हमारे पास रिडॉक्स मुकम्मल हो गए। उसके बाद तीसरा है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, एड्सॉर्प्शन के जैसे लफ्ज से ही आपको पता चल जाएगा, एक प्रोसेस होता है ना एब्सॉर्प्शन, ए बी के साथ, बी फॉर बॉल, ठीक है, और ये है एड्सॉर्प्शन, डी, डी फॉर डॉग, यानी ए डी एस ओ आर, एड्सॉर्प्शन, या आर आना है, RPTION, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर सिर्फ सरफेस सरफेस के साथ अटैचमेंट हो जाए तो इसको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और एब्सॉर्प्शन जो बी के साथ है, बी फॉर बॉल, ठीक हो गया, या बी फॉर बनाना, तो उस वो वाली जो एब्जॉर्प्शन है उससे मुराद होता है कि जैसे एक फोम होता है ना उसमें आप पानी डालें तो उसके अंदर तक सराहियत कर जाता है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। तो ये वाला फिनोमेना एड्सॉर्प्शन की बात हो रही। अच्छा, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर ये कैसे काम करते हैं कि किसी रिएक्शन में जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट बन रहे हो, इसलिए इन इन इंडिकेटर को
एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, कि उस रिएक्शन में कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बने हैं और ये जो आपके इंडिकेटर है वो प्रेसिपिटेट के साथ जाके जुड़ जाते हैं और उसके कलर को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। तो ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर का बेसिक फिनोमिना है। ये नीचे इसने एग्जांपल दी हैं, तीन चार चार इसने मुख्तलिफ ना एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के नाम लिखे और उनके एंड पॉइंट बताए। इसमें करने वाली बात आपके जिम्मे सिर्फ यही है कि आप ये जैसे फ्लोरीसीन है तो ये उमर ये आप देखें सारे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन भी इस्तेमाल हो रही है, डाइल्यूट सोल्यूशन, ये भी डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी डाइल्यूट ही है, लेकिन ये है ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए, ये दोनों क्लोराइड के लिए बेस्ट है, ये वाला ब्रोमाइड के लिए बेस्ट है और ये वाला जो है वो आयोडाइड के लिए बेस्ट है। ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए ये सिन जो है, और डाई आयोडाइथाइल फ्लोरीसिन जो है वो आयोडाइड के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट है। तो एमसीक्यू के तौर पे ये भी आप ज़हन में रख लें अगर इसको। और दूसरा इसका एंड पॉइंट आपने देखना है कि ये फ्लोरेसिन जब इंडिकेटर हो तो कलर चेंज किया है, येलो से रेड, पहले येलो होता है और फिर रेड हो जाता है, और इस तरह डाइक्लोरोफ्लोरेसिन हो तो फिर येलो ग्रीन, येलोश ग्रीन से रेड होता है, और इस तरह ईओसिन हो तो पिंक से रेडिश वायलेट हो गया, और डाइआयोडाइथाइल फ्लोरेसिन हो तो ऑरेंज रेड से ब्लू रेड। ये उसके एंड पॉइंट है, ये एमसीक्यू के तौर पे आप जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, यहाँ इसने एग्जांपल दी है सिल्वर क्लोराइड की। आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, और हम पता चलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्लोराइड आयन पहले तो एक्सेस में होंगे ना, आप ऊपर से जैसे ही थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूशन में ऐड करेंगे वो इन घूमते हुए क्लोराइड आयन से मिलके AgCl बना देंगे। AgCl के प्रेसिपिटेट जैसे ही नीचे बैठेंगे तो इनके पॉजिटिव पार्ट के साथ जो क्लोराइड आयन है वो आके जुड़ते जाएंगे। अच्छा, अब वहां पे सोडियम आयन भी मौजूद है, वहां पे सिल्वर नाइट्रेट आपने डाला है तो नाइट्रेट आयन भी वहां सोल्यूशन में मौजूद है, सिल्वर आयन भी है, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है। तो सोडियम सिल्वर क्लोराइड ही क्यों नीचे बैठा है? तो आपको पता है जब दो तीन साल्ट इकट्ठे हों तो जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है या जिसकी KSP की वैल्यू छोटी होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो वो पहले नीचे बैठेगा, पहले आप जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो इसलिए AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ये पहले प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाता है, तो AgCl की पीपीटी इसलिए बन गई। अच्छा, अब इस वाइट पीपीटी के ऊपर Cl माइनस आके अटैच होते जाते हैं, कि वो Ag प्लस है ना, Cl माइनस, तो प्लस के साथ नेगेटिव की इंटरेक्शन की वजह से वो आके अटैच होते जाते हैं उसके ऊपर ना, पहली प्राइमरी लेयर बना देते हैं। अच्छा, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है नाइट्रेट आयन भी तो माइनस थे, वो अटैच नहीं हो सकते थे, तो लेकिन चूंकि क्लोराइड आयन की बाइंडिंग ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा यानी सॉल्युबिलिटी उसकी, जैसे AgCl बड़ी जल्दी नीचे बैठ गया था, तो इस वजह से नाइट्रेट आयन को हटा के क्लोराइड आयन ही अटैच होते हैं, तो ये प्राइमरी लेयर बनती है। ठीक हो, अब नेगेटिव के बाहर पॉजिटिव लेयर बननी है, तो पॉजिटिव लेयर सिल्वर आयन की जो है वो सिल्वर आयन जब आएंगे तो वो तो क्लोराइड से मिलके AgCl बनाते रहेंगे, और जब तक सिल्वर आयन नहीं आएंगे तो फिर सोडियम आयन जो वहां पे पॉजिटिव आयन की शक्ल में मौजूद है वो उसके ऊपर एक सेकेंडरी लेयर बना लेता है। प्राइमरी लेयर ये होगी क्लोराइड की, और दूसरी लेयर जो बनी उसे हम सेकेंडरी लेयर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब तक आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते रहेंगे, क्लोराइड आयन मौजूद रहेंगे, तो AgCl से मिलके AgCl बनाता रहेगा। जब सारे क्लोराइड आयन खत्म हो जाएंगे तो फिर AgCl बन गया। उसके बाद जब आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे ना तो अब AgCl की सरफेस के ऊपर सिल्वर आके चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर की क्लोराइड के साथ बाइंडिंग ज्यादा थी, तो सिल्वर आयन आके अटैच होना शुरू होते हैं AgCl के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, इस पॉजिटिव के साथ अब नेगेटिव ने जुड़ना है, नेगेटिव वहां पे नाइट्रेट आयन भी है, और नेगेटिव वहां पे आपका वो इंडिकेटर भी है, जैसे यहाँ पे इसने सोडियम फ्लोरिसिनेट लिया हुआ है, फ्लोरिसिनेट इंडिकेटर का सोडियम का साल्ट होता है, तो सोडियम फ्लोरिसिनेट है, सोडियम आयन भी वहां मौजूद है, और फ्लोरिसिनेट का नेगेटिव आयन भी मौजूद है, तो यहाँ नेगेटिव आयन नाइट्रेट आयन भी मौजूद है और फ्लोरिसिनेट भी मौजूद है। अच्छा, होता क्या है कि नाइट्रेट आयन तो आके पहले जुड़ जाएंगे सेकेंडरी लेयर में, लेकिन चूंकि फ्लोरिसिनेट ज्यादा अट्रैक्शन रखता है सिल्वर के साथ, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, तो इस वजह से नाइट्रेट को वो हटा के फ्लोरिसिनेट उसके साथ आके सिल्वर के साथ अटैच होता जाएगा, और जब वो फ्लोरिसिनेट सिल्वर के साथ आके अटैच होता है तो उसका कलर जो है वो, AgCl तो व्हाइट भी कलर का होता है ना प्रेसिपिटेट, तो वो फ्लोरिसिनेट इस सिल्वर के साथ जब आके बाइंडिंग शो करता है तो कलर को वो चेंज कर देता है, तो हमें एंड पॉइंट जो है जो यहाँ लिखा हुआ था येलो टू ग्रीनिश येलो टू रेड,
तो रेड कलर का आपको पॉइंट जो एंड पॉइंट है ना वो प्रेसिपिटेट यानी रेड कलर के नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा मुकम्मल हो गया। अब ऊपर से और मजीद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह ये हमें एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है और ये इसी का एक्शन। भाई इसमें ये शॉर्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी इंडिकेटर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी सारे आपके बनते हैं जैसे थ्योरी वगैरह के हवाले से, तो इनको आप अच्छी तरह देख लें ताकि इजीली इसको परफॉर्म कर सकें।